गुड मॉर्निंग एंड जय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या एजियोट्रॉप्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression of freezing point. Now the last point is osmotic pressure. Okay, now osmotic pressure पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म जान लेते हैं कि what is the osmosis. Okay, तो osmosis क्या होता है? osmosis स्टूडेंट, osmosis एक ऐसी फेनोमेना होती है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। डायग्रामेटिकली इस बात को हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक कंटेनर, हमने एक कंटेनर ले लिया। ओके, अब इस कंटेनर को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, अब इसके एक पार्ट में हमने ले लिया वाटर जो कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। सेकेंड पार्ट में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन लेंगे। ओके, अब दोनों का लेवल सेम है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन करने का मतलब कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को वाटर में जब डिसॉल्व कर देते हैं तो मिल जाता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसके थ्रू? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड कर दिया। इसके एक पार्ट में प्योर सॉल्वेंट ले लिया और दूसरे पार्ट में सॉल्यूशन ले लिया। ओके, अब स्टूडेंट यहां पे एक बात आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये होता क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले समझ लेंगे तो ऑस्मोसिस फेनोमेना क्लियर समझ में आ जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होता क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली बट प्रिवेंट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो परमिट करते हैं केवल किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को परमिट करते हैं लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन्स को हम लोग बोलते क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं? तो स्टूडेंट, प्लांट और एनिमल्स मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आते हैं। एग्जांपल्स में एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन, एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा पार्चमेंट पेपर होता है, पार्चमेंट पेपर होते हैं, ये भी आपके आते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। नाउ द बेटर क्वालिटी के जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं वह कॉपर फेरो साइनाइड होता है, कॉपर फेरो साइनाइड। फॉर्मूला होता है Cu2FeCN6, कॉपर फेरो साइनाइड इज द बेटर क्वालिटी ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। So semi permeable membrane are that membrane which allow to pass solvent molecules only but prevent the solute molecule. This is called as the semi permeable membrane. तो कौन कौन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं? जैसे कि प्लांट एंड एनिमल मेम्ब्रेन, parchment paper, copper ferrocyanide, these are the semi permeable membrane.
अब हम लोग आते हैं टर्म ऑस्मोसिस की तरफ। तो ऑस्मोसिस होता क्या है कि ऑस्मोसिस इज द फेनोमेना टू स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन या लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। नाउ अब लोग बात करते हैं, हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिवाइड कर दिया। अब इसके एक पार्ट में हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर ले लिया और दूसरे पार्ट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिए। ठीक है, अब हम इसको 5 से 6 घंटे या 7 घंटे रखकर ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या देखते हैं कि इस सोल्यूशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस बोलते हैं। स्टूडेंट, ऑस्मोसिस फिनोमेना को आप जनरली घरों में भी ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे कि आप एक रेजिन ले लीजिए, रेजिन का मतलब किसमिस ले लीजिए और इसको वाटर में रख दीजिए और 5 से 6 घंटे बाद देखते क्या है कि रेजिन स्वेल कर जाता है। तो रेजिन क्यों स्वेल करता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर से रेजिन्स के अंदर एंटर करते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू करते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो यहां पे दो चीजें आपको मिली कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन या लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब ये लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, यहां पे केयर करो कि हमने वाटर लिया हुआ है, यानी वाटर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ही नहीं या बहुत ही कम अमाउंट में, मान लीजिए बहुत ही कम अमाउंट में लिए, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। किसका? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का यहां पे कंसंट्रेशन कम है। ओके, अमाउंट कम है तो कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। अब चलो, इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया, तो कॉपर सल्फेट लिया तो इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन हाई है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किधर से किधर मूव कर रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन या लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। ओके, नाउ अब एक टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो किससे इसको इंडिकेट कराते हैं? पाई से इंडिकेट कराते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से इंडिकेट करा रहे हैं। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है देखना ध्यान से। हमने क्या किया कि इस सोल्यूशन के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन ले लिए, एक पिस्टन लगा लिए, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन। ओके, अब इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो क्या होगा? होगा क्या कि जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के तरफ मूव कर रहे थे, अब वो मूवमेंट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। द प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल through semi-permeable membrane from pure solvent to solution can stop. This pressure is called as the osmotic pressure. यानी कहने का मतलब कि जितना प्रेशर हम सोल्यूशन पे एक्सर्ट कर रहे हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन में जाने के तरफ स्टॉप हो जाता है, इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब लगाते हैं यानी सोल्यूशन के ऊपर जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये जो
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ना ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्टूडेंट क्लास 11 में आप लोग ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है कि PV = nRT, ये पढ़े, P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ गैस, M नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब चूंकि वहां पे आइडियल गैस में केवल गैस था, अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ये लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड में हम P की जगह पे क्या ले लेंगे? पाई। क्या ले लेंगे? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर B = nRT। ओके, नाउ अब हम V को ट्रांसफर करेंगे तो पाई = n/v/RT, और n/v को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द C। C मीन्स कंसंट्रेशन। सो ऑस्मोटिक प्रेशर P = CRT, यानी C यहां पे क्या है? C इज नोन एज द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन आप मोलारिटी के टर्म में ले सकते हैं, तो आप जानते हैं मोलारिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी n/v ले सकते हैं। किसको? तो कंसंट्रेशन को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? पाई = CRT। इसको भी पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि पाई V = nRT। आप भी जानते हैं पाई V = nRT। अब n की जगह पे रख सकते हैं क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट RT। ओके, नाउ ये हो गया फॉर्मूला किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये तीनों फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो यहाँ पे पाई V = nRT। R क्या है? R इज द गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होगी कितना होता है? तो वैल्यू होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या अगर हम जूल में लेते हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये इसकी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। और T यहां पे क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर हम किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे। और केल्विन में लेने के लिए बिल्कुल आसान है, आप डिग्री सेल्सियस में अगर दिया रहेगा तो 273 इसमें ऐड कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। ओके, सो रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस को आप आरओ भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट आरओ के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों के घरों में आरओ वाटर पीते हैं, ठीक है, आरओ मशीन लगे रहते हैं। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? सॉरी, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ओके, तो हम लोग जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगेन सुनना, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। Again I am explaining, if external pressure is greater than the osmotic pressure, the movement of solvent molecule from solution to pure solvent, this is called as the reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो किसका बना होता है? सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम लोग करते हैं किसमें? तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर।
डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर, सी वाटर का हम लोग यूज करते हैं। ओके, जैसे मैं बताता हूं कि सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होते हैं, यानी उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है और सी वाटर को हम पी नहीं सकते, हालांकि सी वाटर के अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उसको पी नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू सैलाइन वाटर से फ्रेश वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो डी मतलब निकालना, सैलाइन मतलब सैलिनिटी एंड सॉल्ट, ठीक है, ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर से सॉल्ट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, आपका एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो ये एग्जांपल हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का। ओके, सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। If external pressure is greater than the osmotic pressure, the movement of solvent molecule from solution to pure solvent, this process is called as the reverse osmosis. Okay, एग्जाम्पल आपका हो गया डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब हम लोग बात करेंगे क्या, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। चलो हम लोग बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। आ रही है यहाँ पे, biological significance of osmosis। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन कुछ मैथ के स्टूडेंट इसको थोड़ा कम जानते होंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का क्या रोल्स होता है। तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सपोज हमने 3 कंटेनर लिए, 1 2 and 3। कंटेनर हमने ले लिया। ओके, अब 3 कंटेनर में सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन। ओके, ना अब हम लोग क्या करते हैं, इस बात को ध्यान से समझना स्टूडेंट अच्छे से, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या है कि प्लांट सेल्स को ले लेते हैं। अब प्लांट सेल्स को हम इस सॉल्यूशन में पुट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो प्लांट सेल्स का कंसंट्रेशन है और ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो यहां पे बात कर रहे हैं कि सेल का जो कंसंट्रेशन है, सेल कंसंट्रेशन इक्वल है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया, इक्वल। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हमने प्लांट सेल्स को लिया और प्लांट सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पुट कर दिया, तो क्या होगा, तो जब कंसंट्रेशन सेम है, तो कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, सेम। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, कंसंट्रेशन सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, सो देयर विल बी नो चेंज इन प्लांट सेल, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। तो अगर प्लांट सेल्स को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो देयर विल बी नो चेंज। ओके, आइसोटोनिक का मतलब क्लियर हो गया कि आइसोटोनिक होता क्या है, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें प्लांट सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दोनों क्या हो, सेम हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल्स को रखते हैं तो देयर विल बी नो चेंज। और ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होते हैं ना। अब हम प्लांट सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, ठीक है, हाइपोटोनिक का मतलब लेस। ओके, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन कम हो, लेस कंसंट्रेशन,
और प्लांट सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, हायर, यानी हाई कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ध्यान रखना कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, हाई। अब एक प्लांट सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोसिस फेनोमेना तो होगा ही होगा। तो क्या होगा कि लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, जिसके वजह से ये जो सेल है वह स्वेल कर जाएगा, यानी सेल बिकम स्वेल, यानी स्वेलिंग आ जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे अगर एक पर्सन है वो फूड में ज्यादा सॉल्टी चीजें ले रहा है, तो जितना ज्यादा सॉल्टी लेगा तो टिश्यूज के अंदर सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ब्लड से वाटर के अमाउंट किधर मूव करेंगे, सेल की तरफ मूव करेंगे, और जो सेल है यानी टिश्यू है वह स्वेल कर जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोलाइसिस बोलते हैं, हेमोलाइसिस बोलते हैं। ओके, तो इस प्लांट सेल्स को जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल बिकम सेल, यानी स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल करता है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल्स को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ठीक, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई, सो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अब यहां पे प्लांट सेल का कंसंट्रेशन क्या है, लो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। ओके, ना अब हम एक प्लांट सेल्स को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाई, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो क्या होगा, सेल बिकम श्रिंक कर जाते हैं। अब ये श्रिंक क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे भी ऑस्मोसिस फेनोमेना होगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसके वजह से सेल श्रिंक कर जाते हैं। स्टूडेंट यहां पे ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा। ओके, ध्यान रखना इस बात को। सो एक प्लांट सेल्स को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो सेल बिकम श्रिंक क्यों कर जाते हैं, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाता है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक पे, क्योंकि आइसोटोनिक पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आइसोटोनिक की बात करते हैं, ठीक, सपोज करो स्टूडेंट कि आपके पास दो कंटेनर है, कंटेनर फर्स्ट एंड कंटेनर सेकेंड, दो कंटेनर। अब दोनों कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन, मान लीजिए एक में ग्लूकोज के सॉल्यूशन है, दूसरे में यूरिया का सॉल्यूशन। अगर दोनों कंटेनर का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं, यानी ये भी और ये भी। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में सेम हो जाता है, तो उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन अगर लेंगे तो C1RT, यहां पे कंसंट्रेशन C2RT, अब RT से RT कैंसिल हो गया, यानी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। अब कंसंट्रेशन के बारे में जानते हैं तो N1/V इक्वल टू N2/V हो गया। अब B से B कैंसिल हो गया, यानी N1 इक्वल टू N2। अब यहां पे हम N1 को और एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो W1/M1 इक्वल टू W2/M2। अगर किसी दो सॉल्यूशन का
ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मास और मोलर मास, दूसरे के मास और मोलर मास भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं, और इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन हैंडल करेंगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अब हम लोग जो लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर के जो लास्ट पॉइंट है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओके, स्टूडेंट आपको पहले पढ़ाया गया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब इसमें एक टर्म जुड़ गया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है, सपोज करिए मान लो एक पर्सन है, ओके, उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर है, आंख भी 2 है, नाक 1 है, कान 2 है, ठीक। तो ये पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर इस पर्सन में एक हाथ और जुड़ जाए या एक हाथ खत्म हो जाए तो इस पर्सन को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। तो उसी तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर या तो बढ़ जाए और या तो कम हो जाए तो वो क्या शो करने लगते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, राउल्स लॉ वो किस पे था, आइडियल सॉल्यूशन पे था, और आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना तो डिसोसिएट करते हैं ना तो एसोसिएट करते हैं, इसलिए वो आइडियल कहलाते हैं और राउल्स लॉ को वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, जैसे आप लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन देखा, नेगेटिव डेविएशन देखा जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर रहे थे, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं इसका मतलब कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स घट रहे हैं या तो बढ़ रहे हैं, यानी जब भी नॉन आइडियल होगा तो या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is that property in which the particles are dissociate and associate, किसके, solute particles। अब स्टूडेंट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। क्या, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी शॉर्टकट में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक। और यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी यहां पे ले सकते हैं। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पार्टिकल्स के नंबर बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को माइंड में क्लियर किया। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब शो करेगा, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी शोन बाय व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास कम होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं क्या, कि एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl। अब NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर इट ब्रेक इनटू आयन, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इस NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में टूटेगा। ओके, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब इस यहां पे देखना कि NaCl कितना मोल लिए थे, 1 मोल। ओके, 1 मोल लिए। अब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये टूट रहा है क्या, Na प्लस Cl माइनस,
इसके भी कितने मोल्स हो गए 1 मोल्स हो गए, इसके भी कितने हो गए 1 मोल हो गए। तो देखो कि जब हम 1 मोल NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के नंबर कितने हो गए 2 मोल्स हो गए, यानी 1 प्लस 1 कितने मोल्स हो गए 2, क्योंकि 1 मोल्स में जो पार्टिकल्स के नंबर है 6.022 10 टू द पावर 23 और इसमें भी 6.022 10 टू द पावर 23, इसमें भी कितने हो गए 6.022 10 टू द पावर 23। तो पार्टिकल्स के नंबर पहले की तुलना में क्या हो गया बढ़ गया। तो पार्टिकल्स के नंबर बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई बढ़ गई। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। कैसे? अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, टोटल ऐड करिए 58.5, ये हो गया ग्राम पर मोल, इतना हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे पार्टिकल्स, तो इतने पार्टिकल का मास इतना है, तो यहां पे पार्टिकल्स के नंबर डबल हो गए ना, तो मास कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी इसका मास हो जाएगा 29.25 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का मास ये हो गया। तो यहां पे बात कर रहे हैं डिसोसिएशन में, तो फिर से देख लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज करिए NaCl को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो ये ब्रेक कर जा रहा है Na+ और Cl- से ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे 1 मोल NaCl लिए हैं, तो ब्रेक करने के बाद 1 मोल सोडियम एंड 1 मोल क्लोराइड आयन में टूट रहा है, तो पार्टिकल्स के नंबर क्या हो गया बढ़ गया। तो ऐसे NaCl को, यानी NaCl क्या शो कर रहा है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या कर रहा है प्रोसेस डिसोसिएशन। तो पार्टिकल्स के नंबर बढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया कम हो गया। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं क्या एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज द एसोसिएशन। अब एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो एसोसिएशन होता क्या है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन। एग्जांपल लेके चलते हैं एसोसिएशन का कि व्हेन एसिटिक एसिड आर डिसॉल्व इन बेंजीन, तो देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, अब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें बेंजीन में, तो बेंजीन में जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा कि एसिटिक एसिड चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये डाइमर बना लेता है, डाइमर बनाता है। कैसे देखो, यहां आपको पता होगा कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस पे स्लाइटली माइनस और स्लाइटली प्लस। यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, स्लाइटली माइनस। सेम थिंग यहां पे भी स्लाइटली माइनस और ये हो गया स्लाइटली प्लस। तो देखो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं डाइमर। डाई मीन्स 2, मर मीन्स पार्ट, यानी 2 पार्ट कंबाइन करके एक सिंगल पार्ट बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं डाइमर। अब देखो एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो देखो 2, अब 2 पार्टिकल यानी 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड कंबाइन करके एक सिंगल बना रहा है, तो अगर बात करते हैं कि 2 मोल के पार्टिकल एसिटिक एसिड के कंबाइन करके कितना मोल बना रहे हैं 1 मोल बन रहा है, यानी एसोसिएशन में पार्टिकल्स के नंबर क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। ओके, एसोसिएशन पार्टिकल्स के नंबर कम है। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कार्बन 24, 4 एंड 32, 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास 120 ग्राम पर मोल। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये जो देख रहे हैं क्या कि पार्टिकल्स के नंबर कम हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया बढ़ गया। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन शोन बाय आइदर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी सॉल्यूट पार्टिकल जब डिसोसिएट या एसोसिएट करता है तभी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड वान हाफ ने एक फैक्टर दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वान हाफ फैक्टर। सो व्हाट इज द वान हाफ फैक्टर? वान हाफ फैक्टर की बात करते हैं।
लेट्स स्टार्ट द वांटा फैक्टर। फैक्टर देखो, वांटा फैक्टर को हम इंडिकेट कराते हैं किससे? आई से इंडिकेट कराते हैं, ठीक है। तो वांटा फैक्टर इन 1880 वांट हाफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई, दिस इज कॉल्ड एज द वांटा फैक्टर, एंड दिस वांटा फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी आई इक्वल क्या होता है? एबनॉर्मल colligative property to normal colligative property. Colligative property. This is the I. So I is the ratio of abnormal colligative property to normal colligative property. अगर हम पार्टिकल्स के टर्म में लिखेंगे तो I is equal to total number of moles of particle after dissociation or association upon total number of particles, total number of moles of particles are taken. ओके, तो ये पार्टिकल्स के टर्म पे हो गया। तो आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आर टेकन। नाउ अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे लेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एबनॉर्मल। ओके, तो ये हो गया वांटा फैक्टर। अब स्टूडेंट, आप लोग ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा था? तो पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पढ़े थे। सेकेंड पढ़ा था आप लोग ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TB इक्वल KB इंटू M, मोलैलिटी। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। एंड फोर्थ कॉलिगेटिव आप लोग ने पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। अब ये जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। यानी इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ना तो डिसोसिएट कर रहे थे ना तो एसोसिएट कर रहे थे और राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो उसमें वांटा फैक्टर को ऐड करना जरूरी रहता है। तो ऐड करेंगे तो इसमें आई से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला आपका हो गया ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट, इस टाइप्स के क्वेश्चन एसोसिएशन और डिसोसिएशन से बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है, होती है और होगी भी। ओके, इस कोशिश पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं इस टाइप से, चाहे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। स्पेशली हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछते हैं, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन से लेते हुए। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया है तो वहां पे हम वांटा फैक्टर को निकालेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। फिर और हम लोग इस पे बात करते हैं कि कैसे आई की वैल्यू निकालते हैं। ओके, ना अब कुछ केसेस एराइज करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है? अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो देयर इज नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, यानी न तो एसोसिएशन होगा न तो डिसोसिएशन होगा। अगर आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब कि डिसोसिएशन होगा। ओके, तो आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी एसोसिएशन।
तो ये एसोसिएशन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो देयर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो देयर विल बी डिसोसिएशन। आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो देयर विल बी एसोसिएशन। ओके, अब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन लेते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं कि वो कैसे पूछते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसके बाद बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ना, इसमें ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, दोनों को हम इंडिकेट कराते हैं किससे, अल्फा से इंडिकेट कराते हैं। ओके, सो यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंडिकेट कराते हैं किससे, अल्फा से। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएट इनटू आयन, यानी टोटल सब्सटेंस जो डिसोसिएट करता है किसमें, आयंस में। ठीक है, तो टोटल का कुछ फ्रैक्शन पार्ट जब आयंस में डिसोसिएट करता है, इसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगेन सुन लो, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस that undergo dissociate into ion, this is called as the degree of dissociation. So degree of dissociation का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका जो फॉर्मूला होता है कि टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस, टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस dissociate into ion upon total moles of substance is taken। ये हो गया फॉर्मूला। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा दिखाते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख देते हैं और डिराइव भी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ओके, ये आया कैसे, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो सर, मान लेते हैं कि ये ए सॉल्यूट पार्टिकल है और इसकी संख्या एन, ए एन। ओके, जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये टूट गया किसमें, ए प्लस में। मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एन पार्टिकल्स में टूट गया। ओके, तो एन क्या है, यहां पे एन इज द नंबर ऑफ आयंस मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ये ए एन कितना होगा, मान लेते हैं कि 1। ठीक, अभी टूटा नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब सपोज करो कि ये अल्फा टूट गया, यानी टोटल का कुछ पार्ट यानी फ्रैक्शन पार्ट टूट गया, तो यहां पे कितना बनेगा, एन अल्फा। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 1 माइनस अल्फा। ओके, सो अब देखो ना, हम लोग करते क्या है कि आई, यहां पे आपको पता है कि आई इक्वल टू टोटल नंबर of moles of particle after dissociation upon total number of moles of particle taken। या पहले का पढ़ चुके हैं, तो ये आई की वैल्यू यही होती है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितना डिसोसिएट किया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन 1, ये आई हो गया। अब हम करेंगे क्या कि आई इक्वल टू
1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आपका हो गया, आई से डिवाइड करें वही वैल्यू आएगी। इस 1 को यहां पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो आई माइनस 1 इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या कि इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, अल्फा एन माइनस 1, ठीक। अब डिवाइड करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला जो यहां पे दिख रहा है। तो स्टूडेंट कोई डिराइव करने की जरूरत है नहीं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पे वैल्यू रख के फाइंड आउट करना है। यहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, यहां पे नंबर ऑफ आयंस है। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, यहां पे स्टूडेंट ध्यान से देखना कि NaCl, अब NaCl टूटता है तो कितने आयंस बनेंगे, तो यहां पे आयन की संख्या कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है, 2, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2 हो गए। अगर बात करते हैं KCl का, तो KCl टूटता कैसे, K प्लस एंड Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2 हो गए, नंबर ऑफ आयंस 2। अगर हम बात करते हैं क्या K2SO4, तो K2SO4 अगर ये ब्रेक करता है तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2K प्लस एंड SO4 माइनस। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, पोटेशियम के 2 आयंस हो गए और सल्फेट के 1 हो गए, तो टोटल आयंस 3 हो गया, ओके। एक और होता है K4FeCl6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है, ये आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, Cl6, ठीक। अगर ये ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करते हैं, देखो K प्लस एंड FeCl6, Cl6 4 में, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 4 प्लस 1 यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस 5। ध्यान रखना कि n क्या है, नंबर ऑफ आयंस, I की वैल्यू यानी I भी हम लोग ले सकते हैं नंबर ऑफ आयंस के बराबर, कब, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तब, ठीक है। यानी सपोज करो कि NaCl यानी n की वैल्यू 2 हो गई, अगर I की वैल्यू भी अगर पूछा है तो 2 हो जाएगी, कब, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तब। लेकिन अगर फ्रैक्शनल डिसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू अगर NaCl की बात करते हैं तो 2 से कम ही आएगी, ठीक है। KCl की बात करते हैं 2 से कम ही आएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नाउ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन, ओके। तो जहां जहां डिसोसिएशन उसको एसोसिएशन लिख देते हैं, एसोसिएशन, 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 ओके। नाउ I is equal to total number of moles of particle associated, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर्टिकल। ना अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन के बारे में मैंने बताया था क्या कि कैसे एसोसिएशन होता है, कि एसोसिएशन इज डिफाइंड है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और इसको भी हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से इंडिकेट कराते हैं। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई n, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ओके। आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, हम डिराइव करके दिखाते हैं लेकिन डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं। आया कैसे, मान लेते कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ए, अब जब ये जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, ए एन कंबाइन करके
सिंगल पार्ट बना, an बना, ठीक। तो यहां पे पार्टिकल्स के नंबर मान लेते हैं 1, ठीक। तो यहां पे कितने हैं? 0। अब कितना पार्टिकल एसोसिएट किया? अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? n बाई अल्फा, अल्फा बाई n, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये n पार्टिकल एसोसिएट यानी कंबाइन किए, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल से कंबाइन किए तो उसका अपान में हम लोग कर लेंगे। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 1 माइनस अल्फा। अब देखो I की वैल्यू निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आर आफ्टर एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आर टेकन। सो I इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अब इस वैल्यू को इधर लाते हैं और इस I को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा बाई n 1 माइनस I, इसमें से कॉमन क्या लेंगे? अल्फा। तो 1 माइनस 1 बाई n इक्वल टू 1 माइनस I। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस 1 बाई n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो इस पे जरूर से क्वेश्चन सॉल्व करना और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ओके।